नमस्कार साथियों, यूपीटेट 2019 का पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद में जितने भी अभी तक यूपीटेट पेपर हुए हैं वो सारे एक एक करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो देखते हैं आज 2019 में आए हुए सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस पर। जी हाँ, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 2019 का जो पेपर आया है इसे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में अब यूपीटेट का लेवल क्या है। उसके बाद में जो अभी करंट में पेपर हुआ है उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत दिया या बहुबुद्धि सिद्धांत का, बहुविधि बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीटेट और सीटेट दोनों के हिसाब से। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसमें से जो सबसे राइट आंसर है, पहले इंक सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, पेन ले लिया। अच्छा, जो इसमें आप देख रहे हैं गार्डनर का जो नाम है ये बहुविधि बुद्धि से सिद्धांत से संबंधित है, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत दिया है वो गार्डनर ने दिया है। देखिए क्या होता है कि बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत से लोगों ने ये सिद्धांत दिए हैं। जैसे स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है, ठीक है, त्रिकारक सिद्धांत दिया है। इसी तरीके से गार्डनर का जो सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसे मिली। गार्डनर ने जो सिद्धांत बताया है, इनका मानना है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, ना ही बुद्धि में कोई दो तत्व होते हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है, गार्डनर का जो मानना है, इनका मानना है कि बुद्धि एक नहीं है, बुद्धि बहुत सारे प्रकार की बुद्धि होती है, यानी बुद्धि में बहुत सारे घटक होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति बहुत प्रकार की मानसिक क्रियाओं और गार्डनर ने तो शारीरिक गतिक बुद्धि भी दी है, यानी मानसिक के साथ साथ में जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो भी कहीं न कहीं बुद्धि से ही संबंधित होती हैं। गार्डनर का ऐसा मानना है। गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था इसे इन्होंने 1983 में दिया था, 1983 में, और 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने शुरुआत में बताई थी। 1983 में इन्होंने शुरुआत में 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जिसमें से अब 2 प्रकार और बढ़ भी गए हैं। जैसे आपका एक इन्होंने धार्मिक बुद्धि की बात की है और प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृति को समझने की क्षमता जो होती है। इस तरीके से गार्डनर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी, दूसरा क्वेश्चन, डिसलेक्सिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया हैज डिफिकल्टी इन, डिसलेक्सिया में ये करने में कठिनाई होती है। क्या करने में कठिनाई होती है? ये कुछ बच्चों को पठन विकार होते हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। डिसलेक्सिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टर्म है। डिसलेक्सिया का मतलब कई बार पूछ लिया जाता है, लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? रीडिंग स्पेलिंग से, यानी पढ़ने से संबंधित विकार है, या वर्तनी से संबंधित है। एक्सप्रेसिंग में कठिनाई होती है, यानी बच्चा अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है, अपने भावों विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। स्टैंडिंग, खड़े होने से तो कोई संबंध है ही नहीं डिसलेक्सिया का। स्पीकिंग, बोलने में, देखिए डिसलेक्सिया जो एक विकार है, डिसलेक्सिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक कैसा विकार है? एक पठन विकार है। क्या है? बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है, ये क्या है? पठन विकार है। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, यानी बच्चे को पढ़ने में, रीडिंग करने में दिक्कत होती है।
बच्चा समझ नहीं पाता है, लिखा कुछ होता है और पढ़ता कुछ और है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चा वाज को सा पढ़ लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये किसका एग्जाम्पल है, डिसलेक्सिया का है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती, डिसलेक्सिया में पढ़ने में समस्या होती है बच्चे को, ये एक प्रकार का पठन विकार है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम में यानी समावेशी कक्ष में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है, नहीं है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। मेक एडिकेट सीटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, यानी ये तो काम है ही एक समावेशी शिक्षक का। समावेशी कक्षा में समावेशी कक्षा का मतलब ये है कि एक ही क्लासरूम में, सामान्य क्लासरूम में हर तरीके के बच्चों को समायोजित कर पाना। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे सुनने में जिन्हें कठिनाई हो रही है, उनके लिए टीचर को चाहिए कि वो आगे बिठाएं बच्चों को, ठीक है, उस बच्चे को आगे बिठाएं जिससे कि उसे आसानी से सुनाई दे सके। तो बैठने की बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की व्यवस्था करना टीचर की जिम्मेदारी है। दूसरा ऑप्शन है टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि समावेशी कक्षा में शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी विशेष आवश्यकताएं जो होती हैं उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन ही है, इसमें हमें लग रहा है कि शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है, शिक्षक की भूमिका ये बिल्कुल नहीं है कि वो निःशक्त बच्चों पर बिल्कुल ध्यान ना दे, उसे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये शिक्षक की भूमिका नहीं है। अगला भी देख लेते हैं, टीचर शुड एनकरेज द चिल्ड्रन, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जरूरी है, करना चाहिए समावेशी शिक्षा में। टीचर शुड डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू टीच लर्निंग डिसेबल्ड, तो शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय भी देना चाहिए। जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, जिन्हें सीखने में कोई विशेष दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वो उसे कुछ एक्स्ट्रा समय दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि निम्न में से शिक्षक समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो शिक्षक की भूमिका ये बिल्कुल नहीं है कि वो निःशक्त बच्चों पर बिल्कुल ध्यान ना दे, ठीक है। मीन्स उसे निःशक्त बच्चों पर, असहाय बच्चों पर, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स पर प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, क्लास में अगर कोई बच्चा प्रश्न करता है तो शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए, यानी कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि हतोत्साहित करना चाहिए, शुड बी डिस्करेज्ड, बिल्कुल गलत है, हतोत्साहित तो कर ही नहीं सकते हैं। हमें क्या करना है, बच्चे को प्रेरित करना है जिससे कि वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रॉपर तरीके से भाग ले सके। शुड बी एनकरेज्ड, प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही है, अच्छा ऑप्शन लग रहा है। शुड बी स्टॉप्ड, रोक देना चाहिए, अरे कोई प्रश्न पूछ रहा है आप रोक देंगे, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है शुड नॉट बी अलाउड, अनुमति नहीं होनी चाहिए, प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। प्रश्न पूछने में तो ऐसा माहौल बना दो कि किसी भी बच्चे को प्रश्न पूछने में कोई हेजिटेशन ना हो, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछें, अपनी समस्या को आपके सामने रखें, तो आपको उन्हें प्रेरित करके रखना पड़ेगा, यानी आपको उन्हें मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, एनकरेज्ड रखना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हेयर। ओके, इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, बच्चे की जो वृद्धि है, बच्चे की वृद्धि है मुख्यतः किससे संबंधित होती है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है। यहाँ पर
एरियाज दिए गए हैं डेवलपमेंट के, तो ये किस एरिया से संबंधित है? बच्चे की जो वृद्धि है मुख्यतः फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास से संबंधित है या सोशल डेवलपमेंट से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से? देखते हैं बच्चे की वृद्धि मुख्यतः कैसे संबंधित है। देखो विकास जो है, यहाँ पे हर किसी शब्द के बाद में लगा है एक शब्द विकास। समझते हैं विकास के बारे में। जब हम लोग पढ़ते हैं प्रारंभिक दौर में, शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं, तो विकास को हमने आपको बताया होगा कि विकास का नेचर क्या होता है, विकास की प्रकृति क्या होती है। तो विकास की प्रकृति कैसी होती है? एक तो गुणात्मक तो होती ही है, गुणात्मक तो होती है और परिमाणात्मक भी होती है। परिमाणात्मक, गुणात्मक के साथ साथ परिमाणात्मक भी होती है। यानी विकास की जो प्रकृति, विकास का नेचर जो है वो कैसा होता है? क्वालिटेटिव तो होता ही है, साथ साथ में क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव भी होता है। अब देखो गुणात्मक में कौन सारी चीजें आती है? विकास की जो प्रक्रिया है उसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक को समझ लेना चाहिए। गुणात्मक का मतलब यह है कि जिसमें हम क्वालिटीज की बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं, ठीक है। और इन क्वालिटीज का मापन कई बार करना बहुत मुश्किल भी होता है। और दूसरा जो होता है परिमाणात्मक, परिमाणात्मक में हम क्वांटिटी यानी मात्रा की बात करते हैं। बच्चे का जो विकास हुआ, विकास का मतलब होता है परिवर्तन, बच्चे में जो परिवर्तन आए वो किस मात्रा में आए, ठीक है। तो सामाजिक विकास जैसे अगर हम बात करें तो सामाजिक विकास, बच्चे का जो सामाजिक विकास हुआ वो कितनी मात्रा में हो चुका है ये बताना मुश्किल होता है। बच्चे का भावात्मक विकास कितना हो चुका है इसकी मात्रा बताना मुश्किल होता है, क्योंकि ये हैं क्वालिटीज, क्वालिटीज में मात्रा बताना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरा है जो सबसे पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का संबंध पूरी तरह से किससे होता है? मात्रा से होता है, यानी क्वांटिटी से होता है। यहाँ पर हम लोग मात्रा बता सकते हैं और एग्जैक्ट मात्रा बता सकते हैं। जैसे अगर हम शारीरिक विकास की बात करें कि लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक विकास का ही पार्ट है। अब बच्चा जब 5 साल का था, 5 ईयर का जब बच्चा था, तो उसका वेट मान लेते हैं कि 15 केजी था। 5 साल के बच्चे का वेट 15 केजी था। अब वो बच्चा 6 साल का हो गया है तो उसका वेट कितना बढ़ गया? मान लो कि 17 केजी हो गया। तो अब जो डिफरेंस आया वो 2 केजी का आया है। अब हम क्लियर तरीके से कह सकते हैं कि बच्चे के लंबाई में या बच्चे के भार में, यहाँ पे बात हम लंबाई कर रहे थे, यहाँ पे हमें भार लिख देना चाहिए, ठीक है। 5 साल में बच्चे का भार 15 केजी था और 6 साल में उसका 17 हो गया। तो 2 केजी जो भार बढ़ा है ये क्या है? एक परिमाण है, एक मात्रा है, क्वांटिटी है। तो शारीरिक विकास, मुख्य वृद्धि का संबंध मुख्यतः किससे होता है? शारीरिक विकास से होता है। और क्योंकि शारीरिक विकास परिमाणात्मक है, इसकी एक क्वांटिटी होती है। तो वृद्धि जो है, अब आप ये समझिए कि जो विकास शब्द है इसमें वृद्धि भी इंक्लूड है। विकास शब्द में ही वृद्धि शब्द भी इंक्लूड है, विकास में ही वृद्धि इंक्लूड है। और वृद्धि का संबंध किससे होता है? और जब विकास की हम बात करते हैं तो विकास में एक शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास को हम चाहें तो वृद्धि भी कह सकते हैं। अगर बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है इसका मतलब बच्चे में वृद्धि हो रही है, और बच्चे में वृद्धि हो रही है इसका मतलब यह है कि उसका शारीरिक विकास हो रहा है। और शारीरिक विकास का संबंध किस, शारीरिक विकास को जब हम वृद्धि कहते हैं तो वृद्धि का संबंध किससे? वृद्धि परिमाणात्मक होती है और विकास गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। वृद्धि का संबंध, वृद्धि का नेचर केवल और केवल परिमाणात्मक है यानी क्वांटिटेटिव है। और जबकि ओवरऑल जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में वृद्धि भी शामिल होती है यानी शारीरिक विकास भी शामिल होता है, तो विकास का जो नेचर हो जाता है वो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार का हो जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, मानव विकास का प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? मानव विकास का जो प्रारंभ होता है गर्भावस्था से होता है, या पूर्व बाल्यावस्था से होता है, या उत्तर बाल्यावस्था से होता है, शैशवावस्था से होता है। तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है, मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये गर्भावस्था से ही माना जाता है, गर्भावस्था से ही होता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये सभी बाद की अवस्थाएं हैं। यानी गर्भावस्था का मतलब ये है कि गर्भकाल, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी समय से ही इसका विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री नेटल स्टेज, यानी गर्भकाल से ही स्टार्ट हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये थॉर्नडाइक ने लिखी है? नहीं, थॉर्नडाइक ने भी नहीं लिखी है, स्किनर की भी ये पुस्तक नहीं है, और पावलोव की भी नहीं है। ये पुस्तक किसकी है? R.M. गैने की, रॉबर्ट एम गैने की है। कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इसी पुस्तक में इन्होंने अपनी अधिगम की एक अष्टपदी बताई है, यानी उसमें अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, 8 स्टेप बताए हैं, जो कि हमें समस्या समाधान तक लेकर के जाते हैं, समस्या समाधान तक लेकर के जाते हैं, समाधान। क्लियर है? तो रॉबर्ट एम गैने इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है, ये कथन किसका है? तो बहुत ही फेमस परिभाषा है, ये परिभाषा किसने दी है? स्टेनले हॉल ने दी है, स्टेनले हॉल। राइट आंसर है आपका स्टेनले हॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत कुछ क्वेश्चन इसमें आपको आसान भी मिलते हैं, क्योंकि जो पेपर सेट किया जाता है उसका डिफ़िकल्टी लेवल ध्यान रखा जाता है कि किस लेवल का होना चाहिए, जो जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं और जिनका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा भी हो सकता है। तो कुल मिला के पेपर जो बनाया जाता है उस हिसाब से हमें देखा जाए तो एक प्रॉपर तैयारी हो जाती है। एक पेपर को सॉल्व कर लेने से हमारा पूरा आइडिया क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से हमें किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है यहाँ पर। टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग, इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग में केवल और केवल 36 मिनट का टाइम लगता है। 36 मिनट में हमें क्या करना होता है देखते हैं। 36 मिनट में एक इस तरीके का साइकिल बनता है। हमें सबसे पहले क्या होता है, पाठ योजना का निर्माण करना पड़ता है। पाठ योजना इसे कहें या हम इसी को नियोजन कहते हैं, यानी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। पाठ योजना का निर्माण करते हैं, फिर उस पाठ योजना का शिक्षण करते हैं। ठीक है, शिक्षण कर लेते हैं, यानी पहले प्लानिंग की, लेसन प्लान तैयार किया, उसके बाद में हमने शिक्षण किया। शिक्षण के बाद में बच्चों ने क्या किया, फिर हमने जो है प्रतिपुष्टि अगला जो स्टेप होता है, यानी फीडबैक लिया। 3 स्टेप ये कंप्लीट हो जाते हैं और इस प्रत्येक स्टेप में 6 मिनट का टाइम लगता है। 6 मिनट पाठ योजना बनाने में लेते हैं, 6 मिनट शिक्षण करते हैं और इसी तरीके से फीडबैक में भी 6 मिनट का समय लगता है। एक बार ये काम जब हो जाता है तो हम इन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुनः पाठ योजना बनाएंगे, यानी पुनर्नियोजन करेंगे। पुनः पाठ योजना, पुनः पाठ योजना क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ से हमने जो यहाँ से यहाँ तक जो एक स्टेप ये था हमारा, दूसरा ये था और तीसरा ये स्टेप था प्रतिपुष्टि का था। तो प्रतिपुष्टि से हमें पता चल गया कि हमारी पाठ्य योजना में या शिक्षण प्रक्रिया में कौन कौन सी कमियां रह गई, इन्हें हम सुधार के कितना बेहतर कर सकते हैं, उसका प्रयास किया जाता है। दोबारा से यही साइकिल दोबारा से रिपीट होती है। अब हमने पाठ्य योजना बनाई थी, अब हम पुनर्पाठ्य योजना बना रहे हैं।
फिर हम क्या करेंगे, पुनर्शिक्षण करेंगे, पुनः शिक्षण करेंगे, पुनः पाठ योजना बना करके पुनः शिक्षण, और उसके बाद में पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, यानी फिर से फीडबैक भी लेंगे। तो चौथा स्टेप हमारा हो गया पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण 5वां स्टेप हो गया, और छठा हो गया पुनः प्रतिपुष्टि। इस तरीके से 6 स्टेप हो गए हैं, और हर स्टेप पर 6 मिनट हमें लगने थे। दोबारा से भी इन पर 6 मिनट लगते हैं, फिर से 6 मिनट लगा, पुनः शिक्षण 6 मिनट पढ़ाया, और फिर से 6 मिनट में हमने क्या लिया, फीडबैक। ठीक है, तो 6 मिनट 6 मिनट और 6 मिनट ये और 6 मिनट ये, यानी 6 स्टेप हैं, और प्रत्येक स्टेप पर 6 मिनट का समय लगता है। इस तरीके से भारतीय प्रतिमान में हमें कुल 36 मिनट का समय लगता है सूक्ष्म शिक्षण में। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे समझ लेना, साथ साथ में लिखते भी जाइएगा, कुछ चीजें क्लियर रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, सीखने के पठार से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है इससे। प्लेट्यूज ऑफ लर्निंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इंडिकेट्स, यहाँ पे होना चाहिए इंडिकेट्स पीरियड वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्म, यानी सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है। सीखने का प्रकार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये कथन किसका है? तो सीखने का पठार का मतलब यह है कि जब हम इस तरीके से सीखने की प्रक्रिया होती है और हम प्रयास कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में कई बार हमारा रिदम टूट जाता है, हम टाइम नहीं दे पाते हैं या थकान महसूस होने लगती है, तो वो क्या होता है, अब कर्व ऊपर नहीं जा रहा, इस तरीके की हालत हो जाती है, इस तरीके से पड़ता है, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं। तो जो ये कंडीशन फिर आगे जाके सुधर भी सकती है ये कंडीशन, लेकिन जो यहाँ से और यहाँ तक का जो एक बराबर लेवल था, यानी हम यहाँ से यहाँ तक हमने टाइम तो लिया लेकिन कोई भी उन्नति नहीं हुई, इधर को हम ऊपर को नहीं बढ़ पाए। ठीक है, उन्नति नहीं हुई सीखने में, सीखने की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को हम पठार कहते हैं। ये कौन सा पठार होता है? ज्योग्राफी वाला नहीं होता है, ये अधिगम का पठार होता है, अधिगम का पठार। ठीक है, तो ये जो फेमस डेफिनेशन है ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक यानी रॉस के द्वारा दी गई है। रॉस का कहना है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डज। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो अपने आप को शिक्षक मान लो और फिर इसका आंसर दे दो। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को दंड देना चाहिए, पनिश द चाइल्ड, गलत। इग्नोर द चाइल्ड, बिल्कुल नहीं, नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है तो इसमें बच्चे की कोई वो थोड़ी है, बच्चे की इसमें कमी क्या है? ये उस बच्चे के व्यवहार में कोई समस्या है, ये उसे खुद भी नहीं पता है, तो बच्चे को दंड भी नहीं दे सकते, ऐसे में बच्चे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, बिल्कुल सही। एज ए टीचर आप क्या करेंगे? बच्चे को काउंसल करेंगे, बच्चे को क्या करेंगे? परामर्श देंगे, उसके बारे में जानेंगे, उससे एक तादाद में स्थापित करेंगे जिससे कि बच्चा आपसे सारी बातें बोल पाए। ठीक है, अपने हेजिटेशन को दूर करके अपनी भावनाओं को, अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त कर पाए। ठीक है, तो काउंसलिंग करेंगे बच्चे की। सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली, बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप, बच्चे को तत्काल घर वापस नहीं भेज सकते हो, अच्छे शिक्षक की विशेषता ही नहीं है और आप कर भी नहीं सकते ऐसा। तो हम क्या करेंगे? बच्चे को परामर्श देंगे। अगर कोई समस्यात्मक बच्चा हमारी क्लास में है तो हम उसे परामर्श देंगे जिससे कि वो मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में या सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने के लायक हो सके। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
को करिकुलर एक्टिविटीज आर मोस्टली रिलेटेड टू, को करिकुलर एक्टिविटीज पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षिक संस्थानों के विकास से नहीं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य ये थोड़ी होता है कि शैक्षिक संस्थाओं का विकास हो जाए, बिल्कुल गलत है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ ये बात तो सही हो सकती है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के वृत्तिक विकास को भी विकसित कर सकती हैं। छात्रों के मानसिक विकास के लिए भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, जरूरी होती हैं, लेकिन छात्रों का सर्वांगीण विकास ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बच्चों का वृत्तिक विकास और मानसिक विकास भी शामिल होता है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे को एक वैरायटी मिल जाती है, वो अपने माइंड का भी इस्तेमाल करता है, वहाँ पर अपनी बॉडी का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये सारे काम करने में उसे ओवरऑल इंगेजमेंट मिल जाती है, पूरी तरह से वो इंगेज होता है शारीरिक और मानसिक तरीके से, और इस तरीके से उसका सर्वांगीण विकास में ये जो क्रियाएं हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये हेल्प करती हैं। क्लियर? तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। हाँ, Whom of the following has not propounded the learning theory? निम्न में से किसने अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? दोस्तों हम लोगों ने 4 तो अधिगम के सिद्धांत बहुत ही अच्छे से पढ़ रखे हैं। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पढ़े होंगे, जिसमें अभी देख लेते हैं कौन कौन सा है। कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत कहते हैं, आपको पता है। सूझ या इसी को हम लोग अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत स्किनर का सिद्धांत है, इसे आप क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत जानते हैं आप इसे, ठीक है। अगला है बीएस ब्लूम के बारे में तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने कोई सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप जानते हैं, ट्रायल एंड एरर थियरी है। ट्रायल एंड एरर थियरी है इनकी, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक का है। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर है किसने अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, तो वो हैं बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने कोई भी अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के, क्योंकि इन्होंने शिक्षण के उद्देश्य डिफाइन किए हैं। शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए हैं। ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं बीएस ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम। इन्होंने शिक्षण के उद्देश्य बताए। पहले तो इन्होंने व्यवहार को 3 डोमेन में बांटा है। इन्हीं का नाम आता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन इन्होंने ही बताए हैं। फिर ज्ञानात्मक क्षेत्र को इन्होंने 6 भागों में बांटा है, तो वो 6 उद्देश्य इन्होंने बताए हैं। तो बीएस ब्लूम का संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से है, इनका संबंध शैक्षिक मूल्यांकन से भी है, लेकिन इनका संबंध किसी भी अधिगम के सिद्धांत से नहीं है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीनिंग ऑफ स्टेग्नेशन इन एजुकेशन इज, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। मीनिंग ऑफ स्टेग्नेशन इन एजुकेशन, क्या तात्पर्य है? अवरोधन से हम क्या समझते हैं? देखो 2 शब्द आपने सुने होंगे कभी भी पढ़ते समय, एक तो अपव्यय पढ़ा होगा, अपव्यय, और एक शब्द पढ़ा होगा अवरोधन। तो यहाँ पर हमें अपव्यय नहीं अवरोधन को समझना है, अवरोधन का अर्थ स्पष्ट करना है। टेकिंग नॉट एडमिशन इन स्कूल बाय द चाइल्ड, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, बिल्कुल नहीं, इसका अवरोधन से कोई तात्पर्य नहीं है। अगर बच्चा विद्यालय में प्रवेश नहीं ले रहा है तो इसमें जो अवरोधन हमारा यहाँ पर इस अवरोधन का, इस स्टेग्नेशन का कॉन्सेप्ट है
उससे कोई संबंध नहीं है। नॉट गोइंग टू स्कूल बाय द चाइल्ड, बालक का विद्यालय ना जाना भी अवरोधन नहीं है। लीव द स्कूल बाय द चाइल्ड, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना भी अवरोधन नहीं है। यहाँ पर हमारा जो अवरोधन से तात्पर्य रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। कोई भी बालक है अगर वो 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष में मान लो कि कक्षा 2 में कोई बालक पढ़ रहा है, तो कक्षा 2 का जो पाठ्यक्रम है वो 1 साल के लिए ही तो निर्धारित है, वो 1 साल के लिए निर्धारित है। अब बच्चे को 1 साल से ज़्यादा अगर इसी क्लास में रहना पड़ रहा है, मान लो कि वो पहली साल में फेल हो गया तो फिर उसने 1 साल का समय और ले लिया, लेकिन इसके लिए जो संसाधन थे वो तो 1 साल के लिए ही थे। टीचर 1 साल के लिए था इसका कक्षा 2 में पढ़ाने के लिए, इसके लिए जो अधिगम सामग्री मिल रही थी वो भी इसे 1 बार ही मिलनी थी। लेकिन अब ये क्या करेगा, कक्षा 2 में अगर ये 2 साल रह गया तो ये उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल दोबारा से करेगा, यानी इस पर दोबारा से पैसा खर्च होगा। और ये क्या है, आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, एक ही क्लास में 5th में ही 4 बार फेल होता चला जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे अवरोधन कहते हैं। जब एक बालक बार बार फेल हो जाता है या अगली क्लास में नहीं पहुंच पाता है, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्टेग्नेशन इन एजुकेशन कहते हैं, यानी शिक्षा में अवरोधन इसे समझते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। कौन से कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। देखो बहुत सारे कौशल दिए हैं, कुछ शिक्षण कौशल होते हैं। हम लोग सुपर टेट में तो एक पूरा टॉपिक ही, एक यूनिट ही है। सुपर टेट को जब हम लोग पढ़ेंगे तो शिक्षण कौशल को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल होते हैं, तो उसमें से किसी एक शिक्षण कौशल का संबंध किससे होता है, पूर्व ज्ञान के परीक्षण से होता है, यानी टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज। बच्चे ने क्या अभी तक पढ़ रखा है वो सारी टेस्टिंग हो जाती है किसी एक कौशल के दौरान। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का संबंध तो है नहीं यहाँ से। प्रस्तावना कौशल हो सकता है, अभी डिस्कस कर लेंगे। समापन कौशल यानी पाठ समापन कौशल जो होता है, इसका संबंध भी पूर्व ज्ञान से परीक्षण से नहीं होता है। प्रदर्शन कौशल यानी डिमोन्स्ट्रेशन जो स्किल है, इसका संबंध भी पूर्व ज्ञान से संबंध नहीं होता है। अब देखते हैं क्या है दोस्तों, क्या होता है पूर्व ज्ञान का जो परीक्षण हम करेंगे। पूर्व ज्ञान का परीक्षण तो पहला स्टेप है। पूर्व ज्ञान का परीक्षण क्या है, ये तो पहला स्टेप है। जब हम कहीं क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो शुरुआती काम है हमें कि बच्चों के बारे में जान लेना चाहिए कि उन्हें जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं या जो भी विषय पढ़ाने जा रहे हैं, इससे पहले बच्चे क्या जानकारी रखते हैं इस विषय पर या इस टॉपिक के संबंध में। तो हमें क्या करना होता है, पूर्व ज्ञान का संबंध बिल्कुल शुरुआती दौर से है। और प्रस्तावना कौशल का काम भी यही है कि प्रस्तावना कौशल का मतलब भी जब हम शिक्षण स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कौशल हमें प्रस्तावना कौशल ही अपनाना पड़ता है। प्रस्तावना कौशल के दौरान ही हम बच्चों से क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं, यानी वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हम बच्चे को टॉपिक ज्वालामुखी पढ़ाने जा रहे हैं, तो ज्वालामुखी से पहले की जो बातें हैं, जो और सारी ज्योग्राफी की सामान्य बातें हैं, बच्चे को कितनी आती हैं, हम क्या करते हैं, कुछ जान लेते हैं। इससे क्या होता है, टीचर को पता चल जाता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इतनी जो जानकारी है, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए या किस लेवल से अपनी बातचीत शुरू करनी चाहिए। ये सारी बातें प्रस्तावना कौशल से पता चलती हैं। तो प्रस्तावना कौशल का संबंध किससे, पूर्व ज्ञान के परीक्षण से है। यानी प्रस्तावना कौशल में हम छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, बच्चे पिछली क्लास में जो पढ़ चुके होते हैं उससे संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ पुस्तकें दी हैं या कुछ सिद्धांत नियम दिए गए हैं और आगे मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, इन कौन किससे संबंधित है ये बात हमें बतानी है। एनिमल इंटेलिजेंस बहुत ही फेमस पुस्तक है और ये पुस्तक, दिस पुस्तक इज रिटन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने लिखा एनिमल इंटेलिजेंस, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्वलन की जो सूची दी गई है, शेड्यूल का मतलब यहाँ पर है सूची, पुनर्वलन की जो सूची दी गई है वो हमारे BF स्किनर ने दी है। ठीक है, अगला जो है सारगर्भिता का नियम
अगर आपको नहीं पता है तो आप अनुकूलन तो पता ही होगा। अनुकूलन का संबंध आदरणीय जीन पियाजे जी से है। इन्होंने अनुकूलन यानी अडेप्टेशन की बात की थी अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। ठीक है, सारगर्भिता का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका संबंध है गेस्टाल्टवादियों से, यानी गेस्टाल्ट संप्रदाय से सारगर्भिता का नियम संबंधित है। तो देखते हैं क्या है। ए वाले में क्या मिल रहा है हमें, ए का हो जाता है तीसरा, यानी तीसरा जहाँ पर होगा वहीं से बात शुरुआत होगी। ए का तीसरा हो गया और बी का हमें मिल रहा था पुनर्वलन की सूची चौथा, 2 मिल चुके हैं। और लॉ ऑफ प्रेग्नेंस सारगर्भिता का नियम जो दिया है वो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है पहला, और अडेप्टेशन का संबंध दूसरे यानी जीन पियाजे से है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हियर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो मजा आ गया क्वेश्चन में। हाँ, अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास कभी ना रुकने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। विकास के सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल विकास में, और इन्हें समझना पड़ेगा। हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में तो वहाँ पे अच्छे से समझेंगे। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी कह सकते हैं। यानी बात हो रही है कहीं ना कहीं ना रुकना, ना समाप्त होना, आजीवन चलते रहना, निरंतर चलते रहने से संबंधित है। ये बात किससे संबंधित हो सकती है, अंतःक्रिया का सिद्धांत से नहीं, एकीकरण के सिद्धांत से भी नहीं, अंतः संबंध के सिद्धांत से भी संबंधित नहीं है। ये कथन संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ना रुकने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। संविधान में एक संशोधन हुआ था, कौन सा संशोधन था, उस संशोधन का नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 86th अमेंडमेंट या 25th अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट या 22nd अमेंडमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 86, यानी 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इससे क्या हुआ था कि शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। सन 2002 में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था एक संविधान संशोधन करके। हुआ क्या था कि इसमें हमने आर्टिकल 21 था, इसमें एक नया खंड जोड़ दिया गया था जिसे हम ए कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21A या 21A कह सकते हैं। तो इस संशोधन के साथ ही 21 में ए जोड़कर शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और इसी संशोधन, इसी जब इसे अधिकार बना दिया गया था तो उसी के आधार पर अधिनियम लाया गया जिसे कहा, जो 2009 में आया था। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि 2002 में क्या हुआ था और 2009 में क्या था। फिर वहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था जो कि 2009 में आया था। तब से शिक्षा क्या था, 2009 में, तब से क्या है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा की व्यवस्था करेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य। 2 शब्द ध्यान रखने हैं, एक तो निःशुल्क और दूसरा अनिवार्य। कोई फीस भी नहीं लेनी है और ज़रूरी भी है, मना भी नहीं कर सकते। ठीक, 2002 में संविधान संशोधन होता है और 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनता है। इसी को RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहते हैं। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है ताकि और भी क्वेश्चन अभी इससे संबंधित मिलेंगे। इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, यानी इसके प्रवर्तक कौन थे। तो मूल प्रवृत्ति का संबंध जब हमें कभी देखने को मिलता है तो मूल प्रवृत्तियों के जो खिलाड़ी हैं वो कौन हैं, वो आपके मैकडूगल महोदय हैं।
मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन में जितना काम मैकडूगल ने किया शायद किसी ने नहीं किया है, तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई हैं, सिम्पसन है, विलियम जेम्स हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मैकडूगल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और ये किसके अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं? तो ये बाल्यावस्था का काम करते हैं, बाल्यावस्था पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बातें कही हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। तो कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहा है? दैट ऑप्शन इज चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा, यानी इन्होंने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल या जीवन का स्वर्ण काल भी बाल्यावस्था को कहा है। किसने? कोल एवं ब्रूस के ही ये दोनों स्टेटमेंट हैं। ठीक है, कोल एवं ब्रूस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बात तो क्लियर है। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, बहुत ही छोटी डेफिनेशन भी है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। छोटी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड महोदय की है। कोई भी बुक उठाते हैं पहले पेज पे दिख जाएगी अधिगम चैप्टर में। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, गिलफोर्ड की परिभाषा है। वुडवर्थ ने भी परिभाषा दी है, स्किनर की भी परिभाषा है, क्रो की भी है। तो ये परिभाषा किसकी? ये गिलफोर्ड महोदय की है। पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पर। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? ठीक है, समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है, सबसे पहली शर्त क्या है? समस्या समाधान हम कर कैसे सकते हैं? सबसे पहला नंबर क्या है? सबसे पहले तो आपके सामने कोई समस्या होनी चाहिए ना। तो समस्या समाधान के लिए सबसे पहला चरण है कि समस्या, यानी समस्या क्या है, हमें ये पता होना चाहिए, यानी समस्या की पहचान होनी चाहिए। समस्या का पहचान होगा फिर समस्या से संबंधित और सारी चीज़ें होंगी। हम समस्या के विभिन्न पक्षों को जानेंगे, परिकल्पना निर्माण करेंगे, आंकड़ों का संग्रह करेंगे, आंकड़ों का परीक्षण करेंगे, उसके बाद में हम एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या की पहचान, और इसी को हम कह सकते हैं कि समस्या का चयन करना, समस्या है क्या एक्चुअली, वो चीज़ समझना, ये समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है। अगला क्वेश्चन, लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। बालकों का अधिगम कब सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, ये हमें बताना है। एम्फेसिस विल बी ओनली ऑन रीडिंग, ओनली जो शब्द दिया है बहुत घटिया होता है, 2 कौड़ी का शब्द होता है, ये मान के चलो। एम्फेसिस विल बी ओनली ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल, यहाँ पे ओनली लिखा था, यहाँ पे ही, बराबर डिग्री है इनकी दोनों की, बहुत घटिया शब्द होते हैं। एम्फेसिस विल बी ओनली ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स, पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर ही बल दिया जाए, इससे बच्चे का सर्वाधिक, यानी बच्चे का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली नहीं हो सकता कि केवल बच्चे को मशीन बना दो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, सवाल सॉल्व करते रहो, ऐसा नहीं। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों पक्षों का विकास करना होगा। जब इन तीनों पक्षों का विकास हो पाएगा, इन तीनों लेवल्स पर बच्चा काम कर पाएगा अच्छे से, तो उसका अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। तो अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं, टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होनी चाहिए, नहीं तानाशाही व्यवस्था में तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। टीचर विल लीड द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रन पैसिव, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में कंटिन्यू लगा रहे और बालकों को निष्क्रिय रखे, बालक एकदम पैसिव लर्नर्स की तरह रहे, ऐसे भी अधिगम प्रभावशाली नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रभावशाली शब्द की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। प्रभावशाली बनाने के लिए हमें बच्चे का संज्ञानात्मक लेवल भी अच्छा करना होगा, भावात्मक लेवल पर भी काम करना होगा और मनोगत्यात्मक चीज़ों को भी बच्चा कर पाए,
तभी उसका अधिगम प्रभावशाली होगा। यानी इन तीनों लेवल्स पर काम करना पड़ेगा, ठीक है, तीनों डोमेन पर काम करना पड़ेगा, तब बच्चे का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटैक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल, स्मृति, देखो क्या होता है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। अब हमें उभयनिष्ठ सोपान जो है वो हमें यहाँ पे बताना है। देखो, चाहे स्मृति स्तर हो चाहे बोध स्तर हो, प्रस्तुतिकरण नाम का जो स्टेप होता है दोनों में पाया जाता है। प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रेजेंटेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। जैसे हम कहें कि प्रस्तावना होता है, प्रस्तुतिकरण होता है स्मृति स्तर में, जो हार्वर्ड ने दिया गया है, प्रस्तावना के बाद प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण। इसी तरीके से बोध स्तर पे इन्होंने दिया है, पहले तो खोज, खोज का मतलब अन्वेषण, अन्वेषण के बाद में ये प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण एक उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, दोनों में चीज़ें कॉमन होती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि प्रस्तुतिकरण, जैसे हार्वर्ड ने स्मृति स्तर पर प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, ठीक है, और आपका है तुलना करना है, सामान्यीकरण है, प्रयोग करना है, इसी तरीके से इसके भी 5 स्टेप हैं बोध स्तर के भी, लेकिन प्रस्तुतिकरण कॉमन है दोनों में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी इज ऑल्सो नॉन एज थियरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। कौन सी थियरी को हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कह देते हैं कई बार। किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत तो नहीं है, लेकिन पुनर्बलन इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस सिद्धांत में, रीइंफोर्समेंट को इतना इम्पोर्टेंस दी गई है, तो हम इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कह देते हैं कई बार। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये तो पावलॉव का दिया गया है, और इसमें इन्होंने पुनर्बलन को कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी किसकी है, थॉर्नडाइक की है, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। थियरी ऑफ इनसाइड सूज का सिद्धांत ये किसने दिया है, कोहलर ने दिया है, कोहलर के द्वारा दिया गया है, गेस्टाल्टवादी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत जो है ये किसने दिया है, स्किनर महोदय ने दिया है, और इसमें जो रीइंफोर्समेंट है, इस सिद्धांत में रीइंफोर्समेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसीलिए इसे कई बार हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कह देते हैं, ठीक है। वैसे पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, इसका सीधा सीधा आपसे पूछा जाए तो इसमें नाम आता है हल महोदय का, CL हल महोदय ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। लेकिन यहाँ पर पुनर्बलन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में इसका जो आंसर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है इसमें रीइंफोर्समेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला क्वेश्चन, Which of the following stages is not the part of Bruner's cognitive development theory? ब्रूनर ने जो यहाँ पे संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें 3 ही स्टेप्स हैं, 3 ही अवस्थाएं, 3 ही स्टेजेस हैं, ये बात तो हमें पता है। चौथी स्टेज इसमें जो अलग से दी है वो क्या है, यानी ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। कौन सा अंग नहीं है दोस्तों, सिंबॉलिक स्टेज तो सबसे पहले है ही, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का इनएक्टिव स्टेज है, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक, सिंबॉलिक और आइकॉनिक, ये तीनों स्टेजेस ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में देखने को मिलती हैं, ब्रूनर के सिद्धांत में हैं। लेकिन अंतः प्रज्ञा काल या आंत प्रज्ञा अवस्था, ये अवस्था जो संबंधित है ये जीन पियाजे महोदय से संबंधित, जीन पियाजे का जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें इन्होंने एक अंतः प्रज्ञा अवस्था बताई है, ठीक है, जो कि दूसरी अवस्था के अंदर 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, उसमें से एक है अंतः प्रज्ञा काल या इंट्यूटिव स्टेज।
क्लियर है? तो ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसमें ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत में 3 अवस्थाएं हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर, देखो शिक्षण कितने लेवल का है, स्मृति स्तर का है। स्मृति स्तर के लिए जो प्रतिमान दिया है, स्मृति स्तर, ये बौद्ध स्तर की बात हो रही, स्मृति स्तर का प्रतिमान हार्वर्ड ने दिया है। बौद्ध स्तर का प्रतिमान किसने दिया है? मॉरिसन महोदय ने दिया है। और चिंतन स्तर का भी शिक्षण होता है, तो चिंतन स्तर का जो प्रतिमान है वो आपके हंट महोदय ने दिया है। तो इसके जो 5 पद हैं मॉरिसन महोदय ने जो दिए हैं बौद्ध स्तर के, उनका क्रम आपसे पूछ रहा है। तो क्रम के लिए तो हमें सबसे पहले तो अभी हम बात किए थे कि खोज पहला स्टेप है, यानी खोज का मतलब अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन करते हैं। उसके बाद में प्रस्तुतिकरण आता है, दूसरा स्टेज है। ठीक है, तीसरा आपका आत्मीकरण आता है, चौथा संगठन आता है और 5वां अभिव्यक्तिकरण या रिसाइटेशन आता है। तो इसमें से क्या क्रम है? 2 को पहले नंबर पे आना चाहिए, 2 पहले नंबर पे आएगा और फिर पहला दूसरे नंबर पे आएगा। 2 पहले नंबर पे, पहला दूसरे नंबर पे, दोनों जगह मिल रहा है। और तीसरा है आपका एसिमिलेशन, तीसरे नंबर पे आना चाहिए, चौथा। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, 5वां। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, जिसमें उनका पहला पद है खोज, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण या एसिमिलेशन, चौथा है आपका संगठन या व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, और 5वां रिसाइटेशन यानी अभिव्यक्तिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन? निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से कौन कौन सी चीजें संबंधित नहीं है? देखिए क्या होता है, अनुप्रयोग शब्द आपने सुना होगा, बोध भी सुना होगा, ज्ञान भी सुना होगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र, देखो अभी हम लोग बीएस ब्लूम की बात कर रहे थे, बीएस ब्लूम से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। बीएस ब्लूम ने ही ज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र कहें या इसी को ज्ञानात्मक क्षेत्र कहते हैं, कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञानात्मक क्षेत्र या इसी को संज्ञानात्मक कहें, ज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के 6 उद्देश्य बताए हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और आपका है मूल्यांकन। तो ये क्या है, 6 उद्देश्य बताए हैं इन्होंने, किसने? बीएस ब्लूम महोदय ने। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसमें से हम देखते हैं ज्ञान भी हमें मिल रहा है, बोध भी मिल रहा है, अनुप्रयोग मिल रहा है, कहीं पे अनुमूल्यन नहीं मिल रहा। वैल्यूइंग अलग शब्द है और मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन, 2 शब्द अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूइंग शब्द है, अनुमूल्यन शब्द है, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा और बाकी तो तीनों होते ही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग? निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? देखिए दोस्तों, कॉन्केव यानी नतोदर वक्र आपने सुना होगा, मिश्रित वक्र भी आपने सुना होगा। जब हम प्रयास रेगुलर नहीं कर पाते, कभी पढ़ पाते हैं, कभी नहीं पढ़ पाते हैं, कभी सीखते हैं तो कभी नहीं सीखते हैं,
तो हमारा जो एक वक्र बनता है वो मिश्रित टाइप का बनता है, ऐसा वाला। इसी को एस आकार का वक्र भी कहते हैं, इसी को मिश्रित वक्र भी कहते हैं। और आपका कॉन्वेक्स या उन्नतोदर वक्र तो आपने सुना ही है, ठीक है। अब बात क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत तो हमने कभी नहीं सुना है, लंबवत आपने पढ़ा भी नहीं होगा वक्र। देखो एक आपने वक्र जरूर पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइनर। जब सीखने का प्रयास रेगुलर होते हैं, रोज होते हैं और बराबर मात्रा में होते हैं, तो सीखने की गति अबाध तरीके से चलती है और जो कर्व बनता है बिल्कुल सीधा बनता है। इसे हम स्ट्रेट लाइनर या सरल रेखीय वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखीय वक्र कहते हैं। यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। ये सरल रेखीय वक्र तो है, लेकिन इसे लंबवत वक्र नहीं कह सकते, क्योंकि ये वक्र इस ढंग से नहीं बन रहा है कि जैसे इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा बन रहा हो, ऐसे नहीं बन रहा है। रेखा सीधी है वो अलग बात है, लेकिन इसे हम लंबवत नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो ये सरल रेखीय वक्र है। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अधिगम का वक्र कौन सा नहीं है, लंबवत कोई भी वक्र नहीं होता है। अधिगम के वक्र 4 प्रकार के होते हैं, नतोदर, उन्नतोदर आपका होता है, एक आपका मिश्रित होता है और एक ये आपका सरल रेखीय वक्र होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल कोई भी वक्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन स्किप हो गया क्या? ठीक है, आज के लिए बस यही क्वेश्चन थे। 29 क्वेश्चन ही देखने को मिले, एक शायद कहीं स्किप हो गया हो, आप देख लेना, उसे मैनेज कर लेना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी एक नए पेपर के साथ। 2019 का पेपर कंप्लीट हुआ, इससे संबंधित आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें चैनल को। अब ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और रेगुलर मिलें, रेगुलर क्लास के लिए आपको। पहले तो हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर जो जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं यूपी टेट के 2011 से अभी तक सारे उन्हें डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को भी पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज भी सारी चीज़ों को समझेंगे, पूरी तैयारी को साथ में लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।